नमस्कार। स्वागत है आपका टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड में। यदि आपने टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टी डब्ल्यू सी जी एस वर्ल्ड। हम अपने करंट अफेयर रिवीजन सीरीज के तहत ये आज आपका डे नंबर 9 होगा और ये कह लो कि आपका डे नंबर ये जो 9 होगा ये आपका दो करंट अफेयर 2022 का डे नंबर ये 9 जो है ये आपका लास्ट होगा। उसके बाद में हम 2023 में प्रवेश कर जाएंगे और 2023 में हम देखेंगे पहले जनवरी के करंट अफेयर को, उसके बाद में फरवरी और फिर मार्च और फिर आप देखेंगे अप्रैल। हम लगभग 20 अप्रैल तक देखेंगे। उसके बाद में देखो क्योंकि 20 अप्रैल के बाद लगभग ये माना जाएगा कि 20 अप्रैल तक आपका पेपर बन चुका होगा, तो उसके बाद में तो आने की संभावना बनती नहीं है। इसी वजह से 20 अप्रैल तक हम यहाँ पर इसको कवर करके चलेंगे। अब देखो, ये जो आपका वीडियो होगा यह वीडियो आपका पूरी तरीके से यूपीपीएससी को डेडिकेटेड है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो आपका 14 मई को पेपर होगा पीसीएस का, उसके लिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। और ऐसा नहीं है कि पीसीएस के लिए केवल होगा, लेकिन क्योंकि मेन फोकस जो है वो हमारा पीसीएस ही है 14 मई के लिए, तो उसके लिए तो हमने टारगेट बना रखा है इसके लिए। लेकिन आरओ, एआरओ या फिर आप ये कह लो कि बीओ, जीआईसी, इन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आपका। तो देखो ये सोर्स क्या होगा इसका, इसका जो सोर्स होगा वो संसद टीवी, पीआईबी है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस से ये आपके कुछ आर्टिकल, कुछ करंट अफेयर और कुछ स्टैटिक जीके के पार्ट यहाँ से उठाए गए हैं। क्योंकि केवल करंट अफेयर नहीं है आपका लिखा हुआ ही, आपको दिख रहा जरूर है कि ये करंट अफेयर, लेकिन इसमें आपको करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके का भी पार्ट मिलेगा और इसमें आपको आर्टिकल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने। वो 240 तक ऑलरेडी मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं क्वेश्चन, और ये आज आपका 241वां होगा और लगभग आप ये कह लो कि 241 से 200 हम सवालों पर जाएंगे 285 तक। तो स्टार्ट करके तो देखो, जियो 5G अर्थात कहने का मतलब ये है कि भारत में जो 5G सेवाएं लाई गई हैं इस बार, हम देखो होता क्या था कि पहले यदि हम 2G यूज कर रहे थे तो और अन्य देशों में 3G चल रहा था। जब हमने 3G यूज करा तो अन्य देशों में 4G आ गया। लेकिन अब क्या है कि अब हम विश्व के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब ऑलरेडी विश्व में 5G लॉन्च हुआ तो हमने भी अपने यहाँ पर 5G लॉन्च कर दिया। ये किसने किया देखो, जियो 5G। देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? गुजरात। और गुजरात के 33 जिलों के मुख्यालयों में 5G नेटवर्क शुरू किया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि 5G सेवाएं सबसे पहले शुरू किसने की है भारत में? तो जियो 5G, अर्थात जियो ने की है आपकी, या रिलायंस, ये कह सकते हैं कि रिलायंस जियो ने की है। हरिमो शक्ति युद्ध अभ्यास, तो हरिमो शक्ति युद्ध अभ्यास किस किस के बीच होता है? क्योंकि युद्ध अभ्यास अक्सर आप याद रखना, अक्सर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हरिमो शक्ति युद्ध अभ्यास जो होता है भारत और मलेशिया के बीच होता है, और ये भी दोनों के बीच संयुक्त सेनाओं की अभ्यास है ये, हरिमो शक्ति। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो 2012 हुई थी। मलेशिया की राजधानी आप जानते हैं, कुआलालंपुर, कुआलालंपुर। तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में ये हुआ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो वो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्रत्येक 26 नवंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है दुग्ध से संबंधित लाभों को बढ़ावा देना तथा दूध एवं दूध के उत्पादों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना है। श्वेत क्रांति के जनक, अब देखो दूध, दुग्ध उत्पादन का जो दुग्ध दिवस मनाया जाता है वो 26 नवंबर को, और उसके बाद में यदि कहते हैं कि जो क्रांति थी, श्वेत क्रांति का संबंध भी किससे है? वो भी आपका दुग्ध उत्पादन से ही है, और इसके जो जनक थे वो वर्गीज कुरियन थे। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और ये जरूर ध्यान रखना कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को और विश्व दुग्ध दिवस आपका 1 जून को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस, तो विश्व मृदा दिवस जो है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और थीम जरूर ध्यान रखनी है आपको, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, अर्थात सॉइल्स मिट्टी जहां फूड्स बिगिन, अर्थात जहां फूड अर्थात खाद्य पदार्थों की प्रारंभ होता है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की जो रैंकिंग आई है वो 48वां है। अर्थात भारत जो है 4 वर्ष पहले जो था भारत का स्थान जो था वो 102वां था, लेकिन हमने इसमें अपनी ग्रोथ की है और उसके साथ साथ अब हम अपने जो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी इंडेक्स है उसमें हम 48वें रैंक पर आ गए हैं। और यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी की जाती है। तो ICAO ये कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय
नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक जो है वो फिलहाल वर्तमान में 48वीं है। विजय हजारे ट्रॉफी, तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022, तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? अब देखो, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब सौराष्ट्र टीम ने जीता। अब किसको जीता, किसको हराकर जीता? तो इसमें उपविजेता रहा था मुंबई। तो मुंबई उपविजेता और सौराष्ट्र इसमें विजेता रहा था। तो देखो इसका जो संबंध है वो किससे है? तो इसका संबंध क्रिकेट से है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। यह मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। 51वां पराक्रम दिवस, 51वां पराक्रम दिवस कहाँ मनाया गया? देखो, राजस्थान के लोंगेवाला में 51वां पराक्रम दिवस 2022 मनाया गया। लोंगेवाला का युद्ध भारत और पाक के बीच निर्णायक युद्ध माना जाता है। इसी युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना ने 1971 में आत्मसमर्पण कर दिया था। तो आप ये मान लो कि 91,000 सैनिकों ने यहाँ पर आत्मसमर्पण किया था। पाकिस्तानी 51,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया था। ये ध्यान रखना है। और इसके एपेक्स में हुआ था 1900, इसी वजह से 1971 में जब पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो यहीं से जन्म होता है बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश यहीं से आपका अस्तित्व में आता है। और सबसे पहले बांग्लादेश को देश का दर्जा देने वाला राज्य जो था वो भूटान था। सबसे पहले देश ने माना, भूटान ने माना था कि हाँ कोई बांग्लादेश देश है। उसके बाद में भारत ने और उसके बाद में अन्य देशों ने इन्हें इसे मानना प्रारंभ कर दिया था। और बांग्लादेश की आजादी में, या ये कह लो कि बांग्लादेश का गांधी किसे कहा जाता है? तो बांग्लादेश का गांधी जो कहा जाता है वो कहा जाता है शेख मुजीबुर मुजीबुर रहमान, रहमान को कहा जाता है। और जो वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, वो शेख मुजीबुर रहमान की ही पुत्री है। नेक्स्ट, गोबलिन मोड। गोबलिन मोड क्या है? ऑक्सफोर्ड द्वारा, पीछे हमने देखा था होमर, आज ये है आपका गोबलिन मोड। तो गोबलिन ऑक्सफोर्ड द्वारा 2022 के लिए गोबलिन मोड को सबसे चर्चित शब्द चुना गया है। ये ऑक्सफोर्ड द्वारा है, ये ध्यान रखना है। इसका अर्थ है अनैतिक कार्य या आलसी या महिला। 2021 का सबसे चर्चित शब्द कौन सा था? वैक्स। अर्थात 2021 में सबसे चर्चित शब्द ऑक्सफोर्ड के अनुसार वैक्स बना, 2022 में गोबलिन मोड बना था। नेक्स्ट है आपका गोल्ड एटीएम। कहाँ खुलेंगे? देखो सबसे ज्यादा है, यहाँ पे ये कह लें कि गोल्ड एटीएम कहाँ है, किस तरीके से शुरुआत होती है। तो गोल्ड एटीएम जो है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम जो खुला है वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थापित किया गया। इसको गोल्ड सिक्का कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसका मतलब यहाँ ये है कि आप यहाँ पर कुछ पैसे देकर जितना भी आपको गोल्ड चाहिए वहां से आप गोल्ड सिक्का खरीद सकते हैं। मंडोस चक्रवात तूफान, तो मंडोस चक्रवाती तूफान कहाँ आया? तो बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान मंडोस का नामकरण संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। तो अलग अलग नामकरण होते हैं, ये मैं पीछे ही बता चुका हूँ। तो मंडोस जो आया था वो मंडोस का नामकरण किसने किया? संयुक्त अरब अमीरात ने। मंडोस कहाँ आया? बंगाल की खाड़ी में। तो इसका मतलब बंगाल की खाड़ी में आया, तो इसका मतलब क्या है कि इसने किस पे, भारत के किस तट को प्रभावित किया? तो पूर्वी तट को। ये आपका बंगाल की खाड़ी, अब ये कह लो बे ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी में आया है, तो इसने पूर्वी तट को, भारत के पूर्वी तट को अच्छा खासा प्रभावित किया है। और ये जो मंडोस नाम दिया गया है, मंडोस का जो अर्थ होता है वो होता है खजाने का पिटारा या उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। नेक्स्ट है आपका वैश्विक बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022। तो वैश्विक बैंक ने देखो माइग्रेशन की, माइग्रेशन का मतलब होता है कि कितने व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट कर जाते हैं। तो विश्व की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना है। और प्रेषण का अर्थ होता है धन का हस्तांतरण। तो दूसरा स्थान इसमें कौन सा रहा? मेक्सिको का। और तीसरे स्थान पर चाइना रहा। तो ये ध्यान रखना है कि पहला स्थान इसमें किसको मिला है? पहला स्थान मिला है भारत को, दूसरा मेक्सिको को, तीसरा होता है आपका चाइना। भारत पिछले वर्ष की तुलना में 12% की वृद्धि के साथ 100 बिलियन डॉलर की प्रगति की है। नेक्स्ट है एनडीबी व अमूल। एनडीबी व अमूल ने क्या किया? देखो, एनडीबी व अमूल ने, अमूल के द्वारा श्रीलंका देश में दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्राप्त करने का समझौता किया है। पूछ सकता है कि अमूल ने हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो श्रीलंका के साथ। एनडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। और 1860 अधिनियम के द्वारा हुई थी, ये ध्यान रखना है आपको। तो अधिनियम कौन सा था? 1860 का। स्थापना कब हुई थी? 1966 में। और मुख्यालय कहाँ है? आनंद, गुजरात में। ह्यूमन राइट्स डे अर्थात विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार यूएन द्वारा 1948 में मनाया गया था।
थीम क्या है? थीम है इसकी डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन राइट्स से, तो ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट है आपका फोर्ब्स पत्रिका 2022। तो फोर्ब्स पत्रिका 2022 के अनुसार देखो, ये महिलाओं की 100 सबसे सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी करती है। इसमें देखेंगे कि कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो हाल ही में जारी फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। निर्मला सीतारमन को चौथी बार शामिल किया गया है इसमें, और भारत में इनका स्थान पहला है। लेकिन ध्यान रखना, भारत में पहला है, विश्व में नहीं। तो और लेकिन यदि ये वैसे देखें तो भारत में तो पहला होगा, लेकिन विश्व स्तर पर जो इनकी रैंक है वो 36वीं है। इस सूची में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियोन को प्रथम स्थान मिला है। दूसरा स्थान क्रिस्टीना लगार्ड को मिला, और तीसरा स्थान इसमें कमला हैरिस का रहा है। कमला हैरिस जो है ये यूएसए की वाइस प्रेसिडेंस है, साथ उपराष्ट्रपति है। पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार। पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? देखो, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 का जो पुरस्कार दिया है वो व्लादिमीर जेलेस्की को दिया है। सर जेलेस्की कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, जो ऑस्ट्रिया जो रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है वहीं से संबंधित है। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि देखो पश्चिम के देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये चाहते ही नहीं कि युद्ध समाप्त हो, और अमेरिका तो बिल्कुल नहीं चाहता युद्ध समाप्त हो, और इसी ने ही टाई अड़ंगा अटका रखा है पूरी तरीके से। और यूक्रेन के ये कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट। तो एक तो आर्टन कैपिटल द्वारा पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट जारी की जाती है। एक आपका आप देखते हैं जो रिपोर्ट जारी की जाती है, एक दूसरी रिपोर्ट और होती है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये अलग होता है। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स ये बिल्कुल अलग है। देखो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम रैंक जापान को मिली है, लेकिन जो आपका ऑर्टन कैपिटल द्वारा है इसमें प्रथम रैंक जो मिली है, इसमें यूएई को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें क्या होता है? तो आप कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं, ये इस बात को दर्शाता है। तो इसी में यूएई, इसका मतलब ये है कि वीजा फ्री एंट्री आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार आप सबसे ज्यादा यूएई में जाकर रह सकते हैं। दूसरा स्थान इसमें जर्मनी का रहा, और तीसरे स्थान पर इसमें स्वीडन रहा। इस सूची में भारत का जो स्थान है वो 87 में रहा था। सबसे अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान रहा, और वहीं पाकिस्तान का जो स्थान है वो 94 है। नेक्स्ट है जमनालाल बजाज पुरस्कार। इस क्षेत्र में दिया गया गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया जाता है। देखो, भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर ओकीरत यूनान और डॉक्टर वलादी सलियाबी को वर्ष 2022 का जमनालाल पुरस्कार से प्रदान किया गया है। ये दोनों लेबनान देश के हैं। तो ये ध्यान रखना है। देखो बड़े अजीब से नाम है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखना, अंदाजा लगा के रखना कि हाँ जमनालाल बजाज पुरस्कार किसे दिया गया। ओगिरत यूनान और डॉक्टर वालादी सलियाबी को दिया गया है। इस फाउंडेशन की जो स्थापना हुई थी, अर्थात जमनालाल बजाज फाउंडेशन की स्थापना 4 नवंबर 1977 को पीएम मोरारजी देसाई ने की थी। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई साहब थे। चंद्रयान राशिद मिशन। तो चंद्रयान राशिद मिशन किसका है? देखो, नाम से ही पता लग रहा है किसी मुस्लिम देश का होगा, अंदाजा लगा सकते हैं आप अभी। तो इसका है यूएई द्वारा चंद्रयान मिशन राशिद रोवर का प्रक्षेपण किया गया, और चंद्रयान को दुबई में मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र में बनाया गया है। इसे स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा फ्लोरिडा तट से भेजा गया है। अर्थात स्पेस एक्स किसकी है कंपनी? स्पेस एक्स एक निजी कंपनी है। निजी कंपनी है किसकी? एलोन मस्क की। एलोन मस्क जो विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति है, एलोन मस्क, तो यही है एलोन मस्क, तो इन्हीं की है स्पेस एक्स कंपनी। नेक्स्ट, बॉबी किन्नर। तो बॉबी किन्नर क्या हुआ है? बॉबी किन्नर जो है वो दिल्ली नगर निगम की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो पहली जो किन्नर बनी है वो दिल्ली नगर निगम की पहली किन्नर बनी है, वो आपकी पार्षद बनी है बॉबी किन्नर। और ये किससे संबंधित है? ये आम आदमी पार्टी से संबंधित है। और देखो, मैं कुछ और पॉइंट भी आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी किन्नर महिला जज बनी है, कौन महिला पुलिस अफसर बनी है। तो ये देखो, भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज जो बनी थी, ट्रांसजेंडर जज जो बनी है वो जोईता मंडल। लोक अदालत जज 2017 पश्चिम बंगाल में बनी थी। तो जोईता भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज जो बनी है वो जोईता मंडल है। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस अफसर वो है पृथिका यासिनी।
ये ध्यान रखना है आपको। कृतिका यास्नी बनी जो कहाँ थी, तमिलनाडु से थी। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर कॉलेज प्रिंसिपल वो मानवीय बंदोपाध्याय बनी है 2015 में, कृष्णा नगर वुमेन कॉलेज पश्चिम बंगाल से थी ये। भारत की पहली ट्रांसजेंडर एमएलए एमएलए बनी थी शबनम मोशी, कब 98 से 2003 के बीच, कहाँ, मध्य प्रदेश विधानसभा से चुनी गई थी। भारत की पहली ट्रांसजेंडर सैनिक तो ये बनी थी स्वाति, 2010 में बनी थी, और ये इंडियन नेवी मरीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इन्होंने ज्वाइनिंग की थी। भारत की पहली ट्रांसजेंडर वकील तो ये थी सत्यश्री शर्मिला। और मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जो बनी थी वो श्रुति सितारा को चुना गया था, जो कि केरल से थी। अब देखो, इससे बाहर आपका कोई सवाल नहीं जाएगा, यदि ट्रांसजेंडरों को लेकर उसने सवाल पूछ दिया, लेकिन आप इसका 2-3 बार रिवीजन जरूर कर लेना। नेक्स्ट है भूपेंद्र पटेल। तो हाल ही में भूपेंद्र पटेल जो भूपेंद्र पटेल है गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है इन्हें। ये गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री होंगे। गुजरात विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 182, जिसमें बीजेपी को 156 सीटें यहाँ पर प्राप्त हुई है। हाल ही में इनके चुनाव हुए हैं 2022 में ही। और बीजेपी ने लगातार गुजरात में 7वीं बार विजय हासिल की है, अर्थात 7वीं बार लगातार 7 योजनाओं से, या ये कह लो 35 वर्ष से लगातार बीजेपी ही यहाँ पर बनी आ रही है। इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 क्या कहती है, इनइक्वलिटी असमानता को दर्शाती है। तो किसके द्वारा जारी की गई, तो ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी की गई है इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022। डिजिटल डिवाइडेड में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच राज्य वाला जो राज्य है इसमें वो महाराष्ट्र है। अर्थात इनइक्वलिटी रिपोर्ट में सर्वाधिक पहुंच करने वाला राज्य कौन सा है, आपका महाराष्ट्र। महिला के पास फोन जो है, यदि इसके अनुसार देखा जाए तो महिलाओं के पास फोन 15% कम है, जबकि इंटरनेट के प्रयोग में वे 33% कम है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के पास जो फोन है वो 33% कम है, और जो इंटरनेट की पहुंच है उनके पास, वो इंटरनेट की पहुंच 33% है। ऐसे देख लेते हैं ना कि किसी महिला के पास फोन है तो वो भी कीपैड वाला फोन होगा, तो उसमें इंटरनेट चलेगा भी नहीं। तो इसी वजह से जो इंटरनेट की उसमें अपनी भागीदारी कम दिखा रही है, वो इसी वजह से यहाँ पर ये कम दिखा रही है। दूसरा स्थान गोवा का रहा इसमें, तीसरा स्थान केरल का रहा, और अंतिम स्थान पर इसमें बिहार रहा है। इसकी स्थापना, इनइक्वलिटी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1951 में हुई थी। और मुख्य कार्यकर्ता अधिकारी इसके अमिताभ बहार हैं, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना है, इनइक्वलिटी रिपोर्ट के अनुसार तो पहले स्थान पर कौन है, इंटरनेट सेवा देने वाला, महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर आपका गोवा का नाम आएगा, और तीसरे स्थान पर आपका केरल का नाम इसमें आएगा। हुरिन की ग्लोबल 500 सूची 2022, अर्थात हुरिन की जो ग्लोबल सूची है क्या काम करती है, कैसे काम करती है वो देखो। तो हाल ही में जारी हारून ग्लोबल 500 सूची 2022 में के अनुसार भारत को इसमें कितना स्थान मिला है, 5वां स्थान मिला। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। संस्थापक कौन थे, तो रूपर्ट होगवर्थ यूके के थे। इस सूची में भारत की 20 मूल्यवान कंपनियों को शामिल किया गया है। इनमें से पहला स्थान जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री को मिला है, और वो भी कितना, 34वां। विश्व स्तर पर देखेंगे तो 34वां स्थान रिलायंस इंडस्ट्री को मिला है। लेकिन भारत में के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में यह स्थान पहला बन जाता है। और अमेरिका की इसमें देखो कितनी कंपनियां शामिल है, तो अमेरिका की इसमें 260 कंपनियां शामिल है। और दूसरा स्थान इसमें चीन का रहा, और तीसरा स्थान जापान का, चौथा स्थान इसमें यूके का रहा। और इसमें शीर्ष रैंक एप्पल की रही है, अर्थात सबसे टॉप कंपनियों की बात की जाए, विश्व में सबसे टॉप कंपनियों में देखा जाए तो आपकी एप्पल कंपनी आएगी जो यूएसए की है। और भारत के साथ साथ कनाडा भी 5वें स्थान पर रहा है इसमें। पिछली बार भारत की रैंकिंग कितनी थी, पिछली बार भारत की जो रैंकिंग थी वो 9वीं थी। अब के तो हमने बहुत सुधार किया तो 5वीं रैंक मिली, और यदि हम देखें तो पिछली बार की रैंक देखें तो 9वीं थी। जलवायु परिवर्तन मिशन 2022, तो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला राज्य जो बना है वो तमिलनाडु है। अर्थात जलवायु परिवर्तन मिशन 2022 का शुभारंभ किसने किया, तो तमिलनाडु ने किया। और उद्देश्य क्या है, 2070 के राष्ट्रीय लक्ष्यों से बहुत पहले ही कार्बन तटस्थता को प्राप्त करना है। अर्थात जो हमने जो हम कार्बन न्यूट्रल बनने का प्रयास कर रहे हैं 2070 तक, उसमें भी तमिलनाडु ये कहता है कि हम 2070 से पहले ही कार्बन न्यूट्रल बनने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, साजी केवी इंपोर्टेंट व्यक्ति हैं, पर्सनैलिटी इंपोर्टेंट है, तो कौन है, वो साजी केवी जो है वो नाबार्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं, साजी केवी। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो वो शिव रमन समिति की एक समिति गठित हुई थी, शिव रमन समिति की, इसी की अनुशंसा पर ही 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और इसके लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 लाया गया था, जो आप देखते हैं नाबार्ड। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होगी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक। अर्थात जो ग्रामीण क्षेत्र में बैंक होते हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है, वही आपका नाबार्ड का होता है।
तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का 17वां संस्करण जारी। देखो इसमें में क्या हुआ, तो वो हाल ही में सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का 17वां संस्करण जारी हुआ। तो कहाँ हुई थी मीटिंग? मीटिंग हुई थी सिंगापुर में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा राष्ट्र संघ के तहत की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 187 अर्थात 187 इसके सदस्य देशों की संख्या होगी। नमामि गंगे कार्यक्रम। तो नमामि गंगे कार्यक्रम में देखो, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत की नमामि गंगे कार्यक्रम को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो जून 2014 में हुई थी नमामि गंगे की शुरुआत, और केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में इसे किया गया था। और स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन है? अशोक कुमार। मंत्रालय ने कहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम अब संयुक्त राष्ट्र का समर्थन, वित्त पोषक और तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करने का पात्र हो जाएगा। अर्थात जो गंगा नदी को क्लीन किया जाएगा उसमें किसकी सहायता ली जाएगी? संयुक्त राष्ट्र की सहायता ली जाएगी। और संयुक्त राष्ट्र से विशेष तकनीकी की सहायता भी ली जाएगी, यहीं से वित्त भी लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। गंगा एक्शन प्लान 1985 में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लाया गया था। तो पूछ सकता है कि गंगा एक्शन प्लान कब लाया गया था? तो 1985 में गंगा एक्शन प्लान लाया गया था। सूर्य किरण सैन्याभ्यास 16। तो सूर्य किरण सैन्याभ्यास किसके बीच होता है? तो सूर्य किरण जो सैन्याभ्यास होता है वो भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच आयोजित होता है। इसका आयोजन नेपाल के सलझंडी में हुआ। अर्थात जो 22वां संस्करण हुआ है, जो 2022 का हुआ था, वो नेपाल के सलझंडी में, और यह इसका 16वां संस्करण था। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल। तो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में क्या हुआ है कि बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा में सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है। उड़ीसा तट से कहाँ से? जो हमारी झील है, कृत्रिम झील है, ओ सॉरी, खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो आपकी, एक तरीके से देखेंगे तो चिल्का झील, यहीं से इसका सफल परीक्षण किया गया है। और इसकी जो मारक क्षमता है वो है 5,000। देखो ये जो मारक क्षमता हम दिखाते हैं, या जो इस मारक क्षमता को भारत दिखाता है, चाइना इसको नहीं मानता। वो कहता है कि इसकी मारक क्षमता जो है वो 7,000 से 8,000 किलोमीटर के बीच है। अब देखो, कुछ मिसाइल हैं जैसे अग्नि 5 तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब अग्नि 1 भी बनी होगी, अग्नि 2 भी आई होगी, 3 भी आई होगी, 4 भी आई होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अग्नि 1 जो मिसाइल लाई गई थी, या फिर अग्नि 1 की जो मारक क्षमता है वो 700 से 800 किलोमीटर की थी शुरू में जब हमने इसका परीक्षण किया था। उसके बाद में अग्नि 2 की मारक क्षमता जो थी वो 2,000 किलोमीटर, फिर अग्नि 3 की मारक क्षमता होगी 2500 किलोमीटर। धीरे धीरे हमने क्या करा, इनकी स्पीड और इसकी रेंज को बढ़ाया, और अग्नि 4 की जो मारक क्षमता थी वो 3500 किलोमीटर थी। इस प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1983 में, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और एक वैज्ञानिक भी थे, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा की गई थी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 स्टार लगा लेना इस पर। तो हाल ही में मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। अर्थात कौन, किसने जीता? तो अर्जेंटीना के कप्तान कौन थे? तो मेसी साहब। तो मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया, इसमें वो विजेता फ्रांस रहा है। अर्जेंटीना ने इसे 36 साल के बाद जीता है। इस प्रकार अर्जेंटीना की टीम तीसरी वर्ल्ड चैंपियन बनी है। इससे पहले इन्होंने 1978 में जीता था, और फिर 1986 में अपने नाम किया था यह। इस ट्रॉफी की कुल कीमत जो होती है वो 144 करोड़ रुपए होती है। गोल्डन बॉल का पुरस्कार लियोनल लियोनल मेसी को दिया गया, जबकि गोल्डन बूट का पुरस्कार फिलियन एम बाप्पे को दिया गया था। गोल्डन ग्लव्स का पुरस्कार अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया, जबकि यंग प्लेयर का पुरस्कार अर्जेंटीना के ही एंजियो फर्नांडिज को दिया गया। यह फीफा वर्ल्ड कप कतर के लुसेल स्टेडियम में आयोजित हुआ था। तो कहाँ हुआ था? कतर में। तो कहीं भी कौन से स्टेडियम में? लुसेल में। फीफा एसोसिएशन फुटबॉल के बीच, और अर्थात बीच फुटबॉल और फुटसॉल की अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इस बार इसमें 32 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल में है ये। फाइनल में इसका अनावरण दीपिका पादुकोण ने किया, जो कि भारतीय अभिनेत्री हैं। ये भी ध्यान रखना, इंपोर्टेंट पॉइंट बनेगा कि फाइनल में इसका अनावरण जो किया था वो किसने किया था? तो दीपिका पादुकोण ने किया था। फीफा की स्थापना 1904 में बेल्जियम तथा डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय संघों के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की देखरेख में की गई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख अर्थात स्विट्जरलैंड में। और 2018 में फ्रांस ने इसे जीता था, जो कि रूस में आयोजित किया गया था। तो 2018 का फीफा कप किसने जीता? फ्रांस ने। 2022 का किसने जीता? तो अर्जेंटीना ने। किसको हराकर? फ्रांस को हरा।
CSIR तो क्या है? तो भारत सरकार की CSIR संस्था द्वारा देशव्यापी अभियान एक सप्ताह एक लैब प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। देखो ये शिक्षा से संबंधित है आपकी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात इसे ही बोलते हैं हम CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। इसके लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 लाया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो आपका नई दिल्ली में है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR के उपाध्यक्ष भी हैं और 17 दिसंबर 2022 को घोषणा की कि 6 जनवरी 2023 से वन वीक वन लैब सर्वव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। पूरे देश में इसकी 37 प्रमुख संस्थाएं हैं। वन वीक वन लैब थीम आधारित है। ये इसकी थीम होगी वन वीक वन लैब। अभियान से युवा नवोन्मुख छात्रों और शिक्षाविद और उद्योगों के दिमाग को गहन तकनीक स्टार्टअप के माध्यम से प्रज्वलित करने की उम्मीद है और इसके जो महानिदेशक हैं वो एन कलेश सेल्वी हैं। 11वां वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक इंपॉर्टेंट है आपका। तो वो 11वां वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो हुआ है इसका जो आयोजन हुआ है या ये कह लो कि इसमें प्रथम रैंक जो मिली है वो फिनलैंड को मिली है। तो इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड का रहा, दूसरा स्थान इसमें आयरलैंड का रहा और तीसरा स्थान इसमें नॉर्वे का रहा। भारत का स्थान इसमें 68वां है और कितने अंक प्राप्त किए भारत ने? 58। शायद इसमें 100 तक की रैंक वो अंक दिए जाते हैं। 58.9 अंक मिले। भारत के साथ इसी स्थान पर अल्जीरिया भी शामिल है, अर्थात भारत के साथ साथ 68वां स्थान जो है वो अल्जीरिया को भी दिया गया है। इसे ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम 10 प्रदर्शन करने वाले देशों में 8 यूरोप से हैं। थीम क्या है? सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। 2021 में भारत का स्थान जो था वो 71वां। हालांकि मैंने 2021 के मुकाबले 2022 में अपनी काफी हद तक इम्प्रूवमेंट किया है, लेकिन और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है आपका मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगोश कौशल ने जीता है। ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। लॉस वेगास में इन्हें मिसेज वर्ल्ड का ताज पहनाया गया और भारत में यह खिताब 21 वर्ष बाद वापस आया है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1984 में की गई थी। इसे सबसे अधिक बार अमेरिका ने जीता है और भारत ने इसे पहली बार 2001 में अदिति गोवित्रीकर ने जीता था। अर्थात पहली बार यदि किसी ने जीता है तो भारत में वो अदिति गोवित्रीकर। स्टेटमेंट में आपसे बना सकता है कि भारत ने मैं पहली बार इसे 2001 में अदिति गोवित्रीकर ने जीता। यदि आपको पता है तो आंसर लगाएंगे, नहीं तो या तो गलत होगा या फिर आप सवाल को ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट FIH नेशंस कप 2022 अर्थात फिच। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH नेशंस 2022 में स्पेन को हराकर जीता है, साथ ही महिला विश्व कप है। तो ये ध्यान रखना है किसको हराया गया? स्पेन को हराया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है सविता पूनिया। इसका आयोजन स्पेन के वेलेसिया में हुआ था और FIH को बोलते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी का मुख्यालय लुसान स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष जो है वो मोहम्मद तैयब इकराम है और सदस्य देशों की संख्या 137 है। यह संस्था पुरुषों और महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का शासी एक निकाय है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 क्या कहता है? इस देश में सामाजिक प्रगति सबसे ज्यादा हुई है, ये यहाँ पर बताने का प्रयास करता है। तो हाल ही में आर्थिक सलाहकार परिषद प्रधानमंत्री द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में सभी श्रेणियों में प्रथम स्थान पुडुचेरी को मिला है। तो केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, इसको प्रथम स्थान मिला। इसके साथ साथ लक्षद्वीप और गोवा भी प्रथम श्रेणी में शामिल हुए। झारखंड और बिहार ने क्रम से 43.95 और 44.47 स्कोर किया है। जिले के रूप में यदि देखें तो जिले के रूप में शीर्ष जो है वो आइजोल है, फिर उसके बाद में सोलान है, हिमाचल प्रदेश का ही है और शिमला भी हिमाचल प्रदेश का। तो जिले के रूप में सबसे पहला स्थान आइजोल को मिला है। यह सूचकांक सामाजिक सामाजिक प्रगति के 3 महत्वपूर्ण आयामों बुनियादी मानवीयता आवश्यकताओं को भलाई के आधार पर और अवसर के 12 घटकों के आधार पर राज्य और जिलों का आकलन करता है। तो इसमें 6 स्तरों को के तहत स्थान दिया जाता है। पहला स्थान देखो टीयर 1 में बहुत उच्च सामाजिक प्रगति, टीयर 2 में देखेंगे उच्च सामाजिक प्रगति, टीयर 3 में देखेंगे उच्च मध्यम सामाजिक प्रगति, टीयर 4 में देखेंगे निम्न मध्यम सामाजिक प्रगति और टीयर 5 में देखेंगे आप निम्न सामाजिक प्रगति और फिर आप 6 में देखेंगे बहुत कम प्रगति सामाजिक। कॉप 15 शायद पीछे भी हो चुका है कॉप 15। तो कॉप 15 जैव विविधता पर कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क स्वीकार किया गया। अब देखो अध्यक्षता किसने की है? चीन के द्वारा की गई, लेकिन इसका आयोजन ये ध्यान रखना है कि कोरोना फैलने के कारण चाइना में इसका जो आयोजन हुआ तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित हुआ था। इसके तहत 2030 तक 4 गोल्स 2023
टारगेट तय किए गए हैं, अर्थात 4 गोलों को प्राप्त करना है और टारगेट कितने हैं, तो 23 इसमें टारगेट तय किए गए हैं। नेक्स्ट, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज और सेवाओं के लिए विशेष महत्व के क्षेत्र पर जोर देने के साथ साथ दुनिया की कम से कम 30% भूमि अंतर्देशीय जलीय क्षेत्रों महासागरों का प्रभावी संरक्षण प्रबंधन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में केवल लगभग 17% और 7% महासागर संरक्षित हैं। 190 देशों ने प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करने के लिए ऐतिहासिक जैव विविधता संधि को 19 दिसंबर 2022 को स्वीकार किया था। मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 ये देश 2030 तक पृथ्वी के 30% हिस्से की रक्षा करने पर सहमत हुए हैं। इन देशों ने प्राकृतिक विश्व के अस्तित्व के लिए 4 व्यापक लक्ष्यों के तहत पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण से बचाने के लिए 23 लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लिया है। जैव विविधता योजना भारत की कृषि सब्सिडी पर राहत देती है। यह भारत की प्राकृतिक कृषि की प्राथमिकता रही है। इस समझौते को पेरिस समझौते के बराबर भी माना जाता है। नेशनल मैथमेटिक्स डे इंपॉर्टेंट है आपका, रामानुजन की याद में मनाया जाता है, जो हमारे प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे रामानुजन साहब, उन्हीं को ही समर्पित है ये मैथमेटिशियन डे। कब मनाया जाता है, तो 12 दिसंबर को रामानुजन के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। जन्म इनका 22 दिसंबर 1887 को हुआ, तमिलनाडु में हुआ था। और 1916 में इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री, 1918 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से की उपाधि मिली थी। और 1729 को रामानुजन नंबर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि रामानुजन नंबर कौन सा है, तो 1729। द मैन हू इन्फिनिटी शीर्षक चलचित्र रामानुजन पर ही आधारित है। वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास, तो वीर गार्जियन कहाँ होता है, देखो, तो वीर गार्जियन जो धर्माभ्यास होता है वो जापान और भारत के बीच होता है। पहली बार वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास का आयोजन करने की घोषणा की गई। इस प्रकार युद्धाभ्यास जापान के साथ पहली बार जनवरी 2023 में आयोजित होगा, अर्थात हो चुका है। भारत की ओर से इसमें देखो किसने भाग लिया, सुखोई 30 ने, MKI फाइटर जेट ने, बीच हवा में ईंधन, ये बीच नहीं है ये बीच बीच हवा में ईंधन भरने वाले 2.78 स्टैटिक लिफ्ट भी इसमें शामिल होगी। धर्मा गार्जियन भारत और जापान की आर्मी के बीच आयोजित होता है। और जिमेक्स, ये भी ध्यान रखना है, तो जिमेक्स जो है भारत और जापान की नौसेना के बीच आयोजित होता है। तो धर्मा गार्जियन भी भारत और जापान के बीच, और जिमेक्स जिमेक्स से भी ध्यान रख सकते हैं, देखो जे जे फॉर जापान और आई फॉर इंडिया, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो मैरी टाइम एक्सरसाइज बोलते हैं इसको, तो जिमेक्स। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, तो 2022 का तमिल भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार काला पानी उपन्यास को दिया गया, और जिसे किसने लिखा है, M रामचंद्रन ने, तो M राजेंद्रन ने इसको लिखा है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का किसे मिला, M राजेंद्रन को मिला। किसके लिए, काला पानी उपन्यास के लिए इनको दिया गया। इसे पहली बार 1955 में दिया गया, और यह पुरस्कार 22 भाषाओं प्लस एक अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं में दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, इसका मतलब कितनी भाषाओं में दिया जाता है, ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। हिंदी के लिए बद्री नारायण को, अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय को, और उर्दू के लिए अनीस अशफाक को दिया गया है। वीर बाल दिवस इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा है, तो वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। किसकी याद में, यह दिवस जो है ये गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र, जिनको जो साहिबजादे और जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन दोनों को ही क्या हुआ था, मुगलों ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। तो इन्हीं की शहादत में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई है PM मोदी जी के द्वारा। इसकी घोषणा PM मोदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आपका भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, अर्थात UIDAI का मतलब ये होता है जो आधार कार्ड से संबंधित है। आधार कार्ड से नियम जो नियम बनते हैं संबंधित, वो सब कौन बनाता है, UIDAI ही नियम बनाता है। ये आपका ये पूरा निकल आता है UIDAI, ये बना। तो हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो पूछ सकता है कि ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो UIDAI को। और UIDAI की स्थापना जो हुई थी जनवरी 2009 में भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के तत्वाधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी, और 12 जुलाई 2016 से इसे सामुदायिक निकाय बना दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसके यह एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार है। कृत्रिम हृदय, तो कृत्रिम हृदय किसने बनाया, सबसे पहले IIT कानपुर। तो हाल ही में IIT कानपुर के द्वारा कृत्रिम हृदय बनाया गया, और इस आर्टिफिशियल हार्ट का प्रयोग 2023 में जानवरों पर किया जाएगा।
H9N2 टीका क्या है, किसने बनाया है, किससे संबंधित को? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे ICAR बोलते हैं, मुख्यालय नई दिल्ली में इसका। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान सहयोग से देश का पहला H9N2 टीका विकसित किया गया है, अर्थात पशुओं में जो बीमारियां होती हैं उनकी रोकथाम के लिए H9N2 टीका विकसित किया गया है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान की स्थापना 1998 में हुई थी और इसका मुख्यालय भोपाल में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? अनिकेत सान्याल। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। यह टीका मुर्गियों के लिए विकसित किया गया है। मनुष्य में यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान 11 मार्च को 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। अर्थात केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना हुई थी वो 11 मार्च 1939 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इज्जत नगर, बरेली में। तो ध्यान रखना है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 11 मार्च 1939 को बरेली में हुई थी। केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? तो 16 जुलाई 1929 को हुई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट है टीबी उन्मूलन परियोजना। तो टीबी उन्मूलन परियोजना, अलग अलग राज्य भी अलग अलग अपने दायित्व को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और वहीं पर भारत ने भी टीबी उन्मूलन अर्थात टीबी को खत्म करने का लक्ष्य जो रखा है वो आपका 2025 रखा है। और वहीं WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य जो रखा है वो 2030 का रखा है। तो हाल ही में इंडियन ऑयल द्वारा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहली बार सघन टीबी उन्मूलन परियोजना प्रारंभ करने का समझौता किया गया। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया की उपस्थिति में ऐतिहासिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट है आपका मल्टी कंस्टिट्यूशंस रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे बोलते हैं हम RBM। एक तो बोलता है, देखो, एक तो होता है IBM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोलते हैं, एक है आपकी RBM। RBM का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई मतदाता जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं वो उस राज्य में नहीं है, किसी अन्य राज्य में है, तो वहां से भी अब मतदान कर सकता है। किसके द्वारा? RBM के द्वारा। तो हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा प्रवासी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए RBM मशीन का विकास किया गया। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना जो हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी वजह से निर्वाचन दिवस भी कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस भी, ये कह लो कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसे भाग अनुच्छेद, ये कह लो कि संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच रखा गया है। मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रवासी मतदाता को मतदान करने के लिए अपने राज्य में जाने की अब आवश्यकता नहीं होगी। देखो ये लास्ट होगा इसका। तो ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक समझौता। तो ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक समझौता, देखो ये जो होता है, इस तरह के जो समझौते होते हैं, ये व्यापार को बढ़ाने के लिए ऐसे इस प्रकार के समझौते किए जाते हैं। तो हाल ही में भारत का आर्थिक समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। यह 28 दिसंबर 2022 से प्रभावी हो गया। 1 मई को भारत और UAE के साथ आर्थिक समझौता हुआ था। ये भी ध्यान रखना है कि भारत और UAE के बीच भी आर्थिक समझौता हो रखा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी दी है। अब देखो, यूके और भारत के बीच भी एक समझौता चल रहा है। यदि हो जाएगा तो अच्छी बात है। उसी तरीके से USA और इंडिया के बीच भी आपका समझौता चल रहा है। तो ये भी समझौते पे रखे हुए हैं, लेकिन ये कब होगा, कब मान्यता मिलेगी, ये आगे भविष्य में इनको देखा जाएगा। तो ये तो हो जाता है देखो आपका 2022 का करंट अफेयर आपका समाप्त, जो हमने अगस्त से दिसंबर तक का लेखने का प्रयास किया था। जिन क्वेश्चनों के आने की संभावना अधिक है उन्हीं को यहाँ पर सम्मिलित किया जाने का यहाँ पर केवल प्रयास किया गया है। तो देखो, यदि आपको लेक्चर की PDF की आवश्यकता है कि रिवीजन के लिए आपको PDF होनी चाहिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। उसके बाद यदि आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और यदि आप कमेंट नहीं करना चाहते तो मेल भी आप कर सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। उसके साथ साथ यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता है, आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।